सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। डेंसिटी के बाद एक और बहुत जरूरी टॉपिक जो बहुत ज्यादा काम आएगा इस पूरे चैप्टर में, बिकॉज वाटर हैज अ प्रेशर, और वो बेसिकली जो टर्म है उसका नाम है प्रेशर। और तुम सबके पास, मुझे पता है, अधूरा ज्ञान है। सबको याद है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एक मिनट, वो तो स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस इज आल्सो फोर्स बाय एरिया। तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम है क्या? नहीं, प्रेशर इज नॉट फोर्स बाय एरिया। अगर आज से किसी ने बोला थप्पड़ मारूंगा मैं, डिजिटल थप्पड़ घुस के अंदर कैमरे में, बच्चा बोलेगा तो क्या बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं? बचपन से हमारे मास्टर जी ने ही तो कहा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अरे रुको जरा, प्रेशर इज नॉट फोर्स बाय एरिया। Pressure is component of force perpendicular to area by area. That is basically force by area only. But force, कौन सा force? Force by area अधूरा statement है. The real question is pressure is equal to component of force perpendicular to area by area. कोई भी force नहीं, वही force अगर किसी एरिया पर कितना प्रेशर लग रहा है अगर हमें ये बताना है तो फोर्स कोई भी नहीं चलेगा, वही फोर्स जो उस एरिया के परपेंडिकुलर हो। और अगर एरिया के परपेंडिकुलर ना हो तो वी नीड टू फाइंड दैट कंपोनेंट व्हिच हैपेंस टू परपेंडिकुलर टू एरिया। सो इसलिए प्रेशर इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया बाय एरिया। सो प्रेशर इज F परपेंडिकुलर बाय ए। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, प्रेशर आज के बाद क्या याद रखोगे? परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, ये वाला है। प्रेशर इज F परपेंडिकुलर बाय एरिया। जैसे कि बच्चे सुनो, पहला लेक्चर है, सब कुछ बेसिक से बताऊंगा। मैंने कहा ना, शुरू के 3 दिन आपको ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो अपने आप समझ में आएगा कि उतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अब जरा समझो, इस उम्र में कोई फेवरेट चैप्टर नहीं होता, कोई लेस फेवरेट नहीं होता। इस उम्र में फेवरेट वही होता है जो बच्चों को समझ में आता है, जो समझ में आ गया वही फेवरेट है। अब समझिएगा, ये मान लो फोर्स है और ये एरिया है। इस एरिया पर बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि समझना मेरी बात, ये एरिया है, एरिया का वैल्यू मान लो कि मैंने ए लिखा, ये एरिया टोटल ए है। इस पर फोर्स बेसिकली एफ, टोटल अमाउंट ऑफ एफ ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। सबको समझ में आएगा सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, सही है। बट कहानी में ट्विस्ट है, जरा एक बात समझना। सर यहां तो आपने बोल दिया कि बेसिकली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर, बट अभी सुनो, अगर यहां की बात हो, now the force is not vertical, rather the force acts at an angle theta with the horizontal, theta with the vertical, और ये बेसिकली अगर थीटा हो तो सुनो मेरी बात, now this force will have two components, isn't it? The first component will be this and the other will be this, जिसका थीटा उसका कॉस। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा सर? F cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या आएगा? F sin थीटा। But this F sin theta is that component of force which happens to be parallel to area, and in the definition we require that component which is perpendicular to area. इसलिए वो फोर्स जो भी जिसकी वजह से प्रेशर आएगा इस एरिया पर, that is not F sin theta rather F cos theta। इसीलिए इसका बेसिकली जो फॉर्मूला लिखोगे वो आएगा F cos theta बाई एरिया। मतलब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं। अच्छा, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। सो यूनिट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं 1 पास्कल। सो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे पेज में एक ही बात जरूरी है, सर वी डोंट रिक्वायर एनी अदर कंपोनेंट, रादर द ओनली कंपोनेंट व्हिच हैपेंस टू बी परपेंडिकुलर टू एरिया, क्योंकि हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। इसलिए मैंने डेफिनेशन भी क्या लिखवाया है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया। गॉट इट? वो कंपोनेंट जो एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम समझते हैं। फर्स्ट, a sharp needle pressed against our skin pierces it, whereas a rod 10 times of it does not harm us। मुझे एक बात बताओ, ये एक रॉड ले लो, कहां था ना मेरे पास, देखो इधर, ये रॉड है, मैंने इस पे ऐसे रखा और मैंने बहुत जोर से फोर्स लगाया, कुछ हुआ नहीं। अब इस रॉड को हटा दो और यहां पर एक सिरिंज रखो विथ नीडल, ये नीडल के साथ, और फिर मैंने इतना ही फोर्स से लगाया, भाई साहब वो पार हो जाएगा इधर। क्यों? जबकि इस रॉड का मास, मान लो ये तो खैर प्लास्टिक का रॉड है, मान लो ये लोहे का भी रॉड रहता तो इस लोहे का रॉड का जो मास है
वो तो सिरिंज के निडल से 10 टाइम्स से 100 टाइम्स ज्यादा होगा। भाई इसका मास तो बेसिकली हेवियर है। इसका मास, निडल का मास मान लो m1, सॉरी, इसके निडल का मास मान लो m1, इसका मास मान लो m2। सो ऑफ कोर्स मास ऑफ दिस रॉड इज मच मच लार्जर देन मास ऑफ निडल। स्टिल ये ज्यादा हमारा हार्मफुल है। तो ये जो ज्यादा हार्मफुल, इसका रीजन क्या है बताओ? व्हाई इज दिस निडल मोर हार्मफुल? रीजन क्या है? इवन दो इट हैज लार्जर, आई मीन दिस रॉड हैज अ लार्जर मास। रीजन ये है कि सर अभी जो आपने रॉड दिखाया हमें और जो इसका फोर्स लगाया, तो सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, ये है प्रॉपर एरिया। बट सर इसका एरिया नेग्लिजिबली स्मॉल। तो भाई साहब प्रेशर क्या था? एस परपेंडिकुलर बाय एरिया। ये जब एरिया बहुत कम होगा, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट बहुत ज्यादा होगा और वो बेसिकली अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है मेरे हाथों को। यही रीजन है कि एक निडल पियर्स कर जाता है बट रॉड नहीं करता है। कुछ और एग्जांपल, हाथी। एलिफेंट स्टेपिंग ऑन द चेस्ट ऑफ अ परफॉर्मर इन सर्कस। क्या है? हाथी मेरे साथी। एलिफेंट स्टेपिंग ऑन द चेस्ट ऑफ अ परफॉर्मर इन सर्कस। एक बात समझो, ये भाई साहब, हाथी साहब, ये नीचे एक बंदा है। अगर इसकी पीठ पर या उसके चेस्ट पर हाथी ने अपना पैर रख दिया और पैर रख के आगे निकल गया, तो भाई साहब ये आदमी हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसा ही है ना? ये हाथी का पैर अगर इसके चेस्ट पे या पीठ पे अगर रख दिया, देखो लाल ब्लड भी गिरा हुआ है, मतलब ये तो गया, निकल गया। बट वही परफॉर्मर, अगर ये बंदा परफॉर्म कर रहा है सर्कस में और सामने एक हाथी है, तो उसमें क्या होता है? ये बंदे के चेस्ट पे आराम से वो हाथी पैर रख के निकल जाता है, आदमी कुछ नहीं होता। कभी देखा नहीं ऐसा? गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे कभी तो अच्छे वीडियो देखा कर बे। इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा होता है? भाई साहब ये आदमी समझदार होता है, इसने भले ही फिजिक्स की क्लास नहीं करी हो, बट इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ये करता क्या है पता है? इसको मालूम है कि भाई अगर मेरे चेस्ट पर हाथी ने अगर पैर रख दिया और पैर रख के अगर हाथी निकल गया, तो भाई मैं तो निकल जाऊंगा, हाथी आगे निकलेगा, मैं हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। इसलिए बेसिकली करता क्या है? ये चुपचाप एक काम करता है कि अपने चेस्ट पे एक बड़ा सा ऐसे वुडन प्लैंक रख लेता है और ऐसा कैसे हो जाता है, बड़ा सा वुडन प्लैंक, और फिर हाथी इस पे पैर रख के आगे निकलता है। तो डायरेक्टली चेस्ट पे नहीं रखा उसने पैर, कहाँ रखा? वो वुडन प्लैंक पे। तो सर वुडन प्लैंक पे चेस्ट वुडन प्लैंक पे फुट रखने से हाथी का क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई साहब, अगर मान लो यहाँ पर इसने एक ऐसा बड़ा सा प्लैंक रखा, तो इसका एरिया बढ़ गया ना। आखिर यहाँ पर प्रेशर तो वही होना है जो पहले था। क्या सर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू mg। अरे हाथी का वेट ही लग रहा है ना, डिवाइड बाय एरिया। बट प्लैंक की वजह से क्या हुआ? प्लैंक की वजह से एरिया बढ़ गया, क्योंकि अब जो वेट उसके हाथी के बस पैरों इतने एरिया पर लग रहा था, अब बड़े से एरिया पे रख लिया, क्योंकि उसने बड़ा सा वुडन प्लैंक अपने चेस्ट पे रख लिया। अब इससे क्या होगा? एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, इसकी हड्डियां टूटने से बच गई, ये मरने से बच गया। तो सारा खेल किसका है? फोर्स परपेंडिकुलर और एरिया का। अगर फोर्स परपेंडिकुलर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो एरिया कम कर दो, एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। उचित? चलो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, कैमल्स रनिंग इन डेजर्ट। भाई साहब एक बात बताओ, अगर किसी घोड़े को डेजर्ट में दौड़ा लो और किसी कैमल को डेजर्ट में दौड़ाओ, आपको अच्छे से पता है कि कैमल्स इजीली रन कर सकते हैं डेजर्ट में। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि बेसिकली घोड़ा ज्यादा भारी होता है, आई थिंक ज्यादा ऊंट भारी होगा ना, कैमल ज्यादा भारी होगा, बट फिर भी दौड़ लेता है। सारा खेल किसका है? इसके पैरों का है। सारा खेल इसके पैरों का है। एक बात मुझे बताओ, इतना तो कंफर्म है भाई साहब कि प्रेशर जो अभी मैंने बताया, वो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज सर फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। अब एक ऊंट, एक कैमल जब बेसिकली डेजर्ट में दौड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके बॉडी का जो वेट है वो तो नीचे ही लग रहा है ना, mg डिवाइड बाय एरिया। ये पूरा इसके कैमल का जो वेट है वो तो ऑफ कोर्स नीचे लग रहा है। तो फिर सर फर्क किस बात में है? फर्क किस चीज का है? फर्क है बेसिकली इसके फुट में। घोड़े का फुट देखा है भाई साहब, इतने में खत्म हो जाता है, इतना से जमीन में पड़ता है ऐसे। कैमल का फुट सर बड़ा सा एक्सटेंडेड बॉडी होता है। वो कैमल का फुट बेसिकली ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो रेत पे पड़ता है। तो एरिया बढ़ गया, इसका मतलब है कि सैंड पर जो प्रेशर पड़ा वो कम हो गया, और सैंड पर अगर प्रेशर कम पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो कैमल आराम से इजीली रन कर सकता है। करेक्ट है?
तो वो कैमल जो आराम से इजिली रन कर सकता है, उसका रीजन क्या है? उसका जो फूट का एरिया है वो एक्चुअली घोड़े के एरिया से ज्यादा होता है, इसलिए घोड़ा जमीन के लिए बना है, डिजर्ट के लिए नहीं। कैमल डिजर्ट के लिए बना हुआ है क्योंकि वो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फूट का ज्यादा है, और एरिया ऑफ फूट, और अगर उस कैमल का एरिया ऑफ फूट अगर ज्यादा है तो भले ही वेट ज्यादा है बट फिर भी प्रेशर कम लगाता है इन कंपैरिजन टू अ हॉर्स, इसलिए हॉर्स नहीं दौड़ पाता है डेजर्ट में।